गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। कल हम लोग डिस्कस किए थे एग्रीकल्चरल सेक्टर के बारे में। इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर का फीचर्स पढ़े थे, प्रॉब्लम्स पढ़े थे और इंपॉर्टेंस पढ़े थे, जिसमें सिर्फ प्रॉब्लम्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम्स एग्जाम में प्रॉब्लम्स आएगा। आज हम लोग को देखना है एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। ठीक है, आज का टॉपिक है एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स की एग्रीकल्चरल सेक्टर में क्या मीन्स रिफॉर्म्स पॉलिसी, क्या क्या पॉलिसीज लाया गया एग्रीकल्चरल सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए हमारे प्लानिंग पीरियड में। 5 ईयर प्लानिंग में एग्रीकल्चर जो पहला प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी था वो एग्रीकल्चरल सेक्टर को ही दिया गया था। हमारा जब 5 ईयर प्लान बनना स्टार्ट हुआ तो पहला प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी जो था वो एग्रीकल्चरल सेक्टर को दिया गया। ठीक है, उसके बाद फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर को दिया गया। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या पॉलिसीज आया वो सब हम लोग आज ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं रिफॉर्म का मतलब क्या था। रिफॉर्म मतलब वापस फिर से फॉर्म करना, मतलब वापस फिर से उसको क्या बोलते हैं, रिस्ट्रक्चर। जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर पहले की तरह जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसको फिर से रिफॉर्म लाना, उसको फिर से मींस फिर से इसको वापस अपने ऑर्डर में लाना, बैक इन ऑर्डर। ठीक है, उसको रिफॉर्म बोलते हैं। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये सब यानी रिकंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर के बारे में। ध्यान से सुनिएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर तो हम लोग कल प्रॉब्लम तक डिस्कस कर चुके थे, अलग अलग प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे। ठीक है, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर में। आज हम लोग को पढ़ना है रिफॉर्म्स, एग्रेरियन रिफॉर्म्स या इसी को बोलते हैं एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। रिफॉर्म का मतलब अभी बताएं। रिफॉर्म का मतलब बोल सकते हैं रिकंस्ट्रक्शन, फिर से वापस से जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर को इसको इंप्रूव करना, उसको फिर से अपने पुराने ऑर्डर में लाना, फिर से उसमें इंप्रूवमेंट लाना। जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ था एग्रीकल्चर सेक्टर में वापस फिर से उसको क्या करना, फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना, जिसके लिए गवर्नमेंट अलग अलग इंप्रूवमेंट किया, वो सब हम लोग को यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक है, जो कि हमारा इकोनॉमी हम लोग पढ़े थे कि मींस 1951 में मेजर पोर्शन जो था नेशनल इनकम का वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आता था, क्योंकि मोस्ट ऑफ मोर देन 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज था। लेकिन इसमें एक टर्म पढ़े थे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चरल सेक्टर का एक प्रॉब्लम डिस्कस किए थे, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सर क्या है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जहां पे जितना नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, जितना नंबर ऑफ वर्कर्स का जरूरत हो उससे ज्यादा वर्कर्स अगर काम कर रहा है किसी भी सेक्टर में, अगर एम्प्लॉयड है, क्योंकि और कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं था, तो दूसरे सेक्टर से भी मूव करे। मान लीजिए जब इंडस्ट्रियल सेक्टर, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जब डिक्लाइन हुआ तो उसके बाद वहां से भी वर्कर्स मूव करके एग्रीकल्चर सेक्टर में आ गए, तो ओवर क्राउडिंग होने लगा। ठीक है, उस फार्म लैंड में, फार्मिंग एरियाज में क्या होने लगा, ओवर क्राउडिंग हो गया। जितना नंबर ऑफ वर्कर्स उसमें इंगेज थे उसके इक्वल का प्रोडक्शन होता नहीं था। उस सिचुएशन को डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि हम लोग को दिख रहा है कि वो काम कर रहा है पर एक्चुअली में वो अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन था, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग। इसके बाद देखिए, तो एग्रेरियन रिफॉर्म्स, एग्रेरियन वर्ड हम पहले पढ़े कि एग्रेरियन जो होता है वो एग्रीकल्चरल से रिलेटेड है। एग्रेरियन रिफॉर्म्स है, इसको हम एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब एग्रीकल्चरल सेक्टर में क्या क्या न्यू पॉलिसीज लाया गया हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा प्लानिंग पीरियड में। तो देखिए लिखा हुआ एग्रीकल्चरल पॉलिसी कॉन्टेन्स गवर्नमेंट मेजर्स फॉर द इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, the important policy measures introduced in the agricultural sector in India during the period of, तो उसमें 3 तरह का रिफॉर्म्स लाया गया था। एग्रीकल्चरल सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए 3 तरह का रिफॉर्म्स लाया गया। सर कौन कौन सा रिफॉर्म्स था, ध्यान से सुनिएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए 3 तरह का मींस रिफॉर्म्स लाया गया, 3 तरह का पॉलिसीज लाया गया। पहला होता है जिसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स या लैंड रिफॉर्म्स। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स या फिर लैंड रिफॉर्म, देखिए क्या होता है। फिर टेक्निकल रिफॉर्म्स या इसी को टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स, टेक्नोलॉजी में जो चेंजिंग लाया गया। पहला था इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स या लैंड रिफॉर्म्स, सेकंड टेक्निकल रिफॉर्म्स और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स, एंड द लास्ट वन इज अदर रिफॉर्म। इसके अलावा भी और भी कुछ रिफॉर्म्स बोले तो यहां समझिए पॉलिसीज को बोला जा रहा है, जो कि कोई नया नया पॉलिसी जो लाया गया, दैट इज
वो उसको हम लोग रिफॉर्म्स बोलते हैं। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए 3 मेजर्स रिफॉर्म्स लाया गया। पहला क्या था सर? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। यहां पर हम लोग देखें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, इसी को लैंड रिफॉर्म्स बोले। उसके बाद टेक्निकल रिफॉर्म्स है, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स, और लास्ट वन इज अदर रिफॉर्म्स। ठीक है, चलिए एक एक करके सबके बारे में हमको डिस्कस करना है कि ये क्या होता है। देखिए ध्यान से, सबसे पहला क्या है सर? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, या इसी को बोलते हैं लैंड रिफॉर्म्स। जो लैंड जैसे था ना, पहले जमींदारी सिस्टम था, ठीक है, प्लस जो ओरिजिन जो टीनेंट जो फार्मर्स होते थे वो ऑनर्स एक्चुअल टीलर मतलब लैंड के जैसे लैंडलॉर्ड है, एक्चुअल में खेती तो वो नहीं कर रहे थे, वो क्या करते थे? अपना जमीन फार्मर्स को दे देते थे रेंट पे, और उससे मतलब कहा जाता है एक्सप्लॉइट करते थे, बहुत हैवी रेंट उससे चार्ज, हाई रेंट चार्ज करते थे। तो लैंड पॉलिसीज में क्या क्या चेंजिंग लाएगा? देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, लैंड रिफॉर्म्स का अगर मतलब आएगा तो लैंड रिफॉर्म्स रेफर्स टू चेंज इन द ऑनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब ऑनरशिप में चेंजिंग लाया गया, जो जमीन का जो ऑनर होता है उसमें, उस पॉलिसी में क्या क्या चेंजिंग लाया। जैसे था ना पहले क्या था कि लैंड का ऑनर कुछ ही लोग होते थे, लैंडलॉर्ड्स, बिग लैंडलॉर्ड्स, जिनके पास बहुत बड़ा बहुत जमीन रहता था, मतलब कुछ ही लोगों के पास उस मींस लैंड का कंट्रोल होता था, जिसको गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज किया, उस ऑनरशिप को चेंज किया। ठीक है, तो लैंड रिफॉर्म्स क्या? लैंड रिफॉर्म्स रेफर्स टू चेंज इन द ऑनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स। लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया एम्ड एट, देखिए लैंड रिफॉर्म्स क्यों लाया गया? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू मेक द टीलर्स द ऑनर्स ऑफ। ये इंडिपेंडेंस के बाद, ब्रिटिशर्स के जाने के बाद, इंडियन गवर्नमेंट जब ये लैंड रिफॉर्म्स पहला 5 ईयर प्लान जब लॉन्च हुआ तो जमीन का फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन किया। मतलब वो क्या किया? सबसे पहले जमींदारी सिस्टम को तो खत्म कर दिया, और जो लैंड था वो इस तरह से लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन किया, यानी वो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन किया था विद द एम ऑफ इक्विटी। हर एक टीलर्स, हर एक फार्मर्स के पास अपना एरिया ऑफ लैंड, जैसे मान लीजिए हम किसी जमीन पे खेती कर रहे हैं और वो जमीन किसी लैंडलॉर्ड के अंडर का है, मतलब उसका ऑनर कोई लैंडलॉर्ड है, तो वो एक पॉलिसी चलाया कि इस जमीन पे जो खेती कर रहा है वही इसका मालिक हो जाएगा। प्लस लैंडलॉर्ड, जैसे कुछ जो लैंडलॉर्ड होते थे अपने पास जितना चाहे उतना जमीन रखते थे, उसको भी खत्म किया लैंड सीलिंग पॉलिसी लाकर, कि नहीं, उसको फिक्सेशन फिक्स कर दिया कि इतना लिमिटेड एरिया ऑफ एक पर्सन अपने पास इतना ही जमीन रख सकता है। ऐसा ऐसा कुछ कुछ न्यू पॉलिसीज लाया गया था हमारे लैंड रिफॉर्म्स में। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू मेक द टीलर्स, टीलर्स का मतलब होता है फार्मर्स, याद रखिएगा, ये टीलर्स वर्ड का मतलब क्या होता है? फार्मर्स, या फिर इसे वो क्या बोलते हैं? कल्टीवेटर्स, कल्टीवेटर्स। तो क्या लिखा गया है? लैंड रिफॉर्म्स क्यों लाया गया? ताकि हम फिर से लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सके, लैंड को फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर सके, एंड टू मेक द टीलर्स द ऑनर्स ऑफ लैंड, ताकि हम टीलर्स को, फार्मर्स को ही, मतलब फार्म, ये पॉलिसी लाया गया ताकि जो खेती कर रहा है, जो जमीन पे प्रोडक्शन कर रहा है, वही जमीन का ऑनर हो जाए। ऐसा पॉलिसी, उसको मतलब एक्स्ट्रा कोई एक्सप्लॉयटेशन, कोई चार्ज उसको न कर पाए। ठीक है, सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ टीनेंट्स। देखिए इंटरेस्ट ऑफ टीनेंट्स, टीनेंट्स का मतलब है टीनेंट्स टीलर सेम है, जो एक्सप्लॉइट करते थे लैंडलॉर्ड्स, उनको हैवी इंटरेस्ट, जो ये सारे मतलब ये सारे प्रॉब्लम को दूर करने के लिए लैंड रिफॉर्म्स लाया गया था। एंड प्रिवेंटिंग फ्रेगमेंटेशन एंड सब डिवीजन ऑफ होल्डिंग्स। जो फ्रेगमेंटेशन होता चला जाता था, फ्रेगमेंटेशन मतलब कि कुछ लैंड होल्डिंग किसी पर्सन का यहां जमीन है, कुछ प्लॉट ऑफ लैंड किसी दूसरे जगह, कुछ दूसरे जगह, तो उसमें भी कंसोलिडेशन लाया था। चलिए हम लोग देखेंगे एक एक करके सबके बारे में। एग्जाम में आता है क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मेन लैंड रिफॉर्म्स टेकन प्लेस ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड। तो ये सब हमको लिखना है। तो क्या क्या था देखिए, टू अचीव दीज गोल्स द फॉलोइंग लैंड रिफॉर्म्स, क्या क्या लैंड रिफॉर्म्स लाया गया? चलिए ध्यान से सुनिए। सबसे पहला तो लाया गया एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। सर इंटरमीडियरीज का मतलब क्या होता है? जैसे था ना पहले जैसे फार्मर्स और ब्रिटिशर्स दोनों के बीच में इंटरमीडियरी का काम कौन कर रहा था? तो लैंडलॉर्ड। ब्रिटिशर्स लैंडलॉर्ड से को पे इंटरेस्ट चार्ज कर दिया और वो फार्मर से चार्ज करता था रेंट, तो दोनों के बीच में इंटरमीडियरी का काम कौन कर रहा था? वो लैंडलॉर्ड्स। जहां ब्रिटिशर्स अगर हैवी अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाता था लैंडलॉर्ड पे, तो लैंडलॉर्ड उसे हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करना शुरू करता था। तो इस इंटरमीडियरीज को खत्म कर दिया गवर्नमेंट, मतलब जमींदारी सिस्टम जो था उसको गवर्नमेंट प्लानिंग पीरियड में पूरी तरह से खत्म कर दिया। ठीक है, इंटरमीडियरीज बिटवीन द स्टेट, स्टेट का मतलब यहां पे गवर्नमेंट बोल सकते हैं, गवर्नमेंट को हमको जो रेंट देना है या फिर जो पहले जो रेंट पे करना पड़ता था ब्रिटिशर्स को, तो उन दोनों के बीच में गवर्नमेंट मतलब फार्मर्स डायरेक्टली रेंट नहीं देता था गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स को, फार्मर किसको देता था? लैंडलॉर्ड को, लैंडलॉर्ड फिर उससे पे करता था ब्रिटिशर्स को।
तो पहले क्या लिखा हुआ, इंटरमीडिएरीज बिटवीन द स्टेट एंड द एक्चुअल टीलर ऑफ द सॉइल पॉपुलरली नोन एज जमींदार हैव बीन एबोलिश्ड, ये खत्म कर दिया गया। लैंड रिफॉर्म्स पॉलिसी जब आया तो इस जमींदारी सिस्टम को खत्म कर दिया गया, इस एबोलिशन को। अब डायरेक्टली जैसे मान लीजिए अभी मेरे पास कोई जमीन है, तो जमीन का जब हम ये रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उस समय जो टैक्स पे करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि किसी थर्ड पर्सन को दे रहे हैं फिर वो ले जाकर गवर्नमेंट को, नहीं, डायरेक्टली हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को पे। अभी ये इंटरमीडिएरी सिस्टम खत्म हो गया, ठीक है। ऑनर्स लिखा हुआ है, ऑनरशिप राइट्स हैव बीन कन्फर्ड अबाउट दोज हु आर एक्चुअली कल्टिवेट द सॉइल। मतलब गवर्नमेंट इस एक पॉलिसी लगाया कि मान लीजिए कि उसमें सर कैसे हुआ था, तो रजिस्ट्रेशन हुआ था ये इंडिपेंडेंस के बाद। इंडिपेंडेंस जब 1951 में जब ये एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स लाया गया, तो जैसे मान लीजिए देखा कि इस जमीन पे कौन खेती कर रहा है, तो मान लीजिए कोई एक फार्मर है कि हाँ कॉन्टिन्यूअसली इतने साल से यही पर्सन इस जमीन पे खेती कर रहा है, तो मतलब वो जमीन का रजिस्ट्रेशन या उस जमीन का ऑनरशिप उस पर्सन को दे दिया गया। ऐसा गवर्नमेंट पॉलिसी, मतलब जो एक्चुअल टीलर है, जो खेती कर रहा है, वही उसका मालिक हो जाएगा। ऐसा सिस्टम लाया गया इस पॉलिसी में, ठीक है। दिस वाज बीन डन विथ अ व्यू टू स्टॉपिंग एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द कल्टिवेटर्स बाय द जमींदार। और इसके बाद वो मतलब पूरी तरह से जो एक्सप्लॉइटेशन होता था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। चलिए, तो पहला चीज क्या हुआ, लैंड रिफॉर्म्स में पहला चीज क्या हुआ, एबोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएरीज। मतलब एबोल्यूशन मतलब हटा दिया गया उस इंटरमीडिएरीज को, उस जमींदारी सिस्टम को, जमींदार का सिस्टम खत्म हो, अब नहीं है वैसा कुछ। अब जो है जो ऑनर है जो लैंड का, वो डायरेक्टली रेंट पे करता है, वो किसी थर्ड पर, जमींदार वाला सिस्टम है ही नहीं, कहीं नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, रेगुलेशन ऑफ रेंट। पहले क्या था, रेंट पे कोई फिक्स्ड मींस रूल्स नहीं था, जितना चाहे उतना रेंट चार्ज करता था, एक्सप्लॉइट करता था फार्मर से लैंडलॉर्ड। ये गवर्नमेंट अब फिक्स कर दिया, नहीं, अब रेंट का जो रेंट पे करना पड़ेगा जो लैंड के लिए। मान लीजिए सिंपल सी बात है, अगर हम किसी से जमीन, जैसे मेरे पास जमीन है लेकिन हम वो जमीन किसी फार्मर को दे दिए खेती करने के लिए, तो हम उसे कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो उसका भी गवर्नमेंट अपना रूल्स रखा है कि कितना इंटरेस्ट हम उसे चार्ज कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, टू पुट एन एंड टू एक्सेसिव एंड इलीगल एक्सटॉर्शन फ्रॉम द कल्टिवेटर्स रेंट हैव बीन फिक्स्ड। रेंट को फिक्स कर दिया गवर्नमेंट, कितना, जनरली दीज आर नॉट टू एक्सीड 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्रॉप। मान लीजिए टोटल हम जितना का प्रोडक्शन किए हैं, टोटल जो गुड्स जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन किए, उसका जो वैल्यू होगा ना, उसका 1/3 हम रेंट ले सकते हैं। मान लीजिए टोटल मींस कहने का मतलब 3 लाख का प्रोडक्शन किया, मेरा जो टोटल क्रॉप्स प्रोडक्शन हुआ उसका वैल्यू 3 लाख, तो 3 लाख का 1/3 कितना हुआ, 1 लाख। उतना तक ही मैक्सिमम रेंट हम चार्ज कर सकते हैं। तो पर मंथ का नहीं है 1 लाख, ऐसा नहीं कि पर मंथ 1 लाख देना पड़ेगा। ओवरऑल टोटल वैल्यू था, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए मंथली के बेसिस पे या जैसे पे करना, तो मतलब मिनिमम ये इतना ही, मतलब रेंट मैक्सिमम इतना चार्ज कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं, 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्रॉप। लेकिन पहले क्या था, जमींदारी सिस्टम में जितना चाहे उतना वो चार्ज करता था। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दो हम लोग पढ़े एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, दूसरा पढ़े रेगुलेशन ऑफ रेंट। चलिए, ये तो हम लोग देख लिए दो चीज। पहला हम लोग क्या पढ़े लैंड रिफॉर्म्स में कि एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, उस इंटरमीडिएरीज के सिस्टम को खत्म किया गया। दूसरा क्या गया, रेगुलेशन ऑफ रेंट, रेंट फिक्स कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए थर्ड नंबर, ध्यान से सुनिएगा। अब एक कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। कंसोलिडेशन का मतलब क्या था, जैसे पता थे कुछ पर्सन का लैंड यहां पे था, लैंड एरिया किसी एक पार्टिकुलर रीजन में है, कुछ फिर दूसरे रीजन में है, तो उसको कंसोलिडेशन हुआ। कंसोलिडेशन मतलब उसको, जैसे मान लीजिए मेरा जो लैंड होल्डिंग्स है, कुछ एकड़ जमीन इस पार्टिकुलर एरिया में है, कुछ दूसरी जगह में, तो गवर्नमेंट क्या किया, कंसोलिडेशन लाना शुरू किया। मतलब एक पार्टिकुलर पर्सन को जो टोटल एरिया ऑफ उसका लैंड होगा वो अलॉटिंग करने लगा, एक ही मतलब एक पार्टिकुलर प्लेस पे उसको, जैसे मान लीजिए 1 एकड़ यहाँ है, 2 एकड़ हुआ, तो मेरा टोटल कितना हुआ 3 एकड़, तो किसी एक पार्टिकुलर रीजन में टोटल 3 एकड़ लैंड हमको अलॉट कर दिया।
ठीक है, इस तरह से गवर्नमेंट यानी वो कंसोलिडेशन करना शुरू किया। With a view to reducing fragmentation, steps have been initiated for the consolidation of holding. Consolidation का मतलब वही बोल सकते हैं, टोटलिंग बोल सकते हैं, कंसोलिडेट करना शुरू किया। ठीक है, कंसोलिडेशन इज अ प्रैक्टिस टू अलॉट, देखिए लिखा हुआ है, कंसोलिडेशन इज अ प्रैक्टिस टू अलॉट लैंड टू द फार्मर एट वन प्लेस एज अ रिप्लेसमेंट फॉर हिज स्कैटर्ड होल्डिंग्स हियर एंड देयर। जो इसका लैंड होल्डिंग्स इधर उधर बिखरा हुआ था उसको एक जगह मतलब इस अलॉट करने के लिए क्या किया, ये पॉलिसी लाया गया। ठीक है, कंसोलिडेशन लाया गया, उस जमीन को एक ही जगह अलॉट किया गया। ठीक है, इट सेव्स द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। इससे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, जैसे मान लीजिए मेरा यहां पे भी खेती कर रहे हैं, उसके लिए भी यहां पे लेबर और जो भी इनपुट्स खर्च कर रहे हैं, फिर दूसरी जगह हम वहां पे अलग से कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। लेकिन अगर जमीन मेरा एक ही जगह है तो सेम जो मतलब जो रिसोर्स हम यूज कर रहे हैं उतना ही रिसोर्स में सारा चीज हो जाएगा, नहीं तो ऐसे अलग अलग जगह कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। तो उसके लिए कंसोलिडेशन लाया। ठीक है, ये लैंड रिफॉर्म्स में 3 चीज आया। पहला क्या था सर लैंड रिफॉर्म्स में, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज। दूसरा क्या था, फिक्सेशन ऑफ रेंट। तीसरा क्या था, कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब कि जो फ्रेगमेंटेशन हो चुका था, बंटवारा जो जमीन का अलग अलग जो एक पर्सन को कुछ प्लॉट ऑफ लैंड इस जगह है, कुछ दूसरे एरिया में है, तो उसको एक जगह उसको अलॉट किया जाने लगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं लैंड सीलिंग। सबसे इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, लैंड सीलिंग का मतलब। लैंड सीलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। लैंड सीलिंग का मतलब होता है, देखिए लैंड सीलिंग रेफर्स टू फिक्सिंग द स्पेसिफाइड लिमिट। अभी जैसे पता है कि पहले क्या था, जो लैंड का ऑनर होता था वो कुछ पार्टिकुलर लोग के पास ही होता था, कुछ पार्टिकुलर लोग ही लैंड का ऑनर होता था, लेकिन ये चीज हटा दिया यहां पे। ये लैंड सीलिंग पॉलिसी लाने के बाद क्या हुआ, लैंड सीलिंग की जो लैंड का ऑनरशिप कुछ पार्टिकुलर लोगों के पास था वो नहीं गया, एक फिक्स कर दिया कि एक पार्टिकुलर पर्सन अपने पास इतना ही लैंड रख सकता है, उससे ज्यादा लैंड अपने पास नहीं रख सकता है। ये चीज यहां आया। तो लैंड सीलिंग रेफर्स टू फिक्सिंग द स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। एक पर्सन अपने पास कितना लैंड अपने पास फिक्स कर सकता है, कितना अपने पास रख सकता है, वो भी गवर्नमेंट फिक्स कर दिया। जैसे रेंट फिक्स किया था वैसे लैंड सीलिंग में एरिया ऑफ लैंड भी स्पेसिफाई किया। रेंट स्पेसिफाई किया कि रेंट कितना चार्ज कर सकता है, तो 1/3 ही चार्ज कर सकता है टोटल वैल्यू का। ठीक है, उसी तरह लैंड सीलिंग जो आया, तो लैंड सीलिंग में क्या किया गया, फिक्स कर दिया गया एरिया ऑफ लैंड कि एक पर्सन अपने पास इतना ही लैंड रख सकता है। ठीक है, तो लिखा हुआ लैंड सीलिंग रेफर्स टू फिक्सिंग द स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। बियॉन्ड द स्पेसिफाइड लिमिट ऑल लैंड्स बिलोंगिंग टू अ पार्टिकुलर पर्सन वुड बी टेकन ओवर। देखिए लिखा हुआ है बियॉन्ड द स्पेसिफाइड लिमिट ऑल लैंड्स बिलोंगिंग टू अ पार्टिकुलर पर्सन वुड बी टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट, है ना। फिक्स कर दिया इतना जमीन अपने पास रख सकता है, एरिया वाइज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया, हर स्टेट के लिए अलग अलग था। और उससे एक्सेस अगर किसी की वजह से, जनरली ये था जो लैंडलॉर्ड के पास होता था, कुछ ही लैंडलॉर्ड जमीन का ऑनर होता था जो अपना लैंड फार्मर्स को देता था खेती करने के लिए और उससे हाई इंटरेस्ट हाई रेंट चार्ज करता था। तो इस चीज को हटाने के लिए, इस ऑनरशिप को हटाने के लिए वो हर फार्मर्स को ही एक्चुअल जो उस जमीन पे जो खेती कर रहा है, जो लॉन्ग टाइम से उस जमीन पे खेती कर रहा है, उसी को ऑनरशिप दे दिया और एक फिक्सेशन कर दिया कि एक पर्सन अपने पास इतना ही लैंड रख सकता है, उससे ज्यादा नहीं रख सकता है। अगर उससे ज्यादा जो पार्टिकुलर एरिया था, जैसे मान लीजिए कि एक आदमी अपने पास 2 एकड़ या 3 एकड़ ही रख सकता है, उससे बियॉन्ड अगर जितना जमीन होगा वो गवर्नमेंट अपने पास अपने कंट्रोल में ले लेता था, फिर वो एलोकेट करता था किसी लैंडलेस कल्टीवेटर्स को। मान लीजिए किसी के पास 5 एकड़ जमीन है, वो गवर्नमेंट फिक्स कर दिया कि वो 3 एकड़ ही रख सकता है, फिक्स कर दिया। तो 3 एकड़ से एक्सेस कितना हुआ, 2 एकड़ एक्स्ट्रा, वो 2 एकड़ जमीन गवर्नमेंट अपने पास रख लेता था और उसको क्या करता था, कोई ऐसा कल्टीवेटर्स जो लैंडलेस है, जिसके पास अपना जमीन नहीं है, उसको वो अलॉट कर देता था। ऐसा उस समय, अभी का बात नहीं कर रहे हैं, ये हम 1951 का बात कर रहे हैं, जिस समय लैंड रिफॉर्म्स आया था। बाद में यही सब दिक्कत की वजह से देखिए अब कुछ ये चीज हुआ कि इसकी वजह से कहीं कहीं रिवॉल्ट होना स्टार्ट हो गया, कुछ लैंडलॉर्ड इस चीज को पर रिवॉल्ट करना शुरू कर दिए कि ये बात नहीं, मतलब इस पॉलिसी को मानने से मना करने लगे, तो फिर बाद में इसको हटा दिया गया था इस सिस्टम को। ठीक है, नहीं तो स्टार्टिंग में गवर्नमेंट इस तरह से, वो क्यों, इक्विटी लाने के लिए, एग्रीकल्चरल सेक्टर में इक्विटी लाने के लिए। ठीक है, लिखा हुआ है द पर्पस ऑफ लैंड सीलिंग वाज टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन फ्यू हैंड। देखिए इसका मेन पर्पस क्या था सर लैंड सीलिंग का, द पर्पस ऑफ लैंड सीलिंग वाज टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन फ्यू हैंड। जो लैंड ओनरशिप कुछ ही लोगों के पास था, उस चीज को खत्म करने के लिए, मतलब इनका सिंपल सा बात, इसको इन शॉर्ट बोलेंगे तो लैंड सीलिंग का मेन पर्पस क्या था,
लैंड सीलिंग का मेन पर्पस था इक्विटी इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, बस याद रखिए ये लाने का, लैंड रिफॉर्म्स लाने का, ये लैंड सीलिंग का मेन पर्पस है इक्विटी इन एग्रीकल्चर, इक्वलिटी लाने के लिए, ताकि इक्वली सभी के पास अपना जमीन हो, ऑनरशिप हो। इससे क्या होगा, फार्मर्स इंकरेज होगा और ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहेगा। पहले क्या था कि हम प्रोडक्शन करेंगे, उसका हाफ हमें मनी लैंडर्स को या फिर लैंडलॉर्ड को देना पड़ेगा, प्लस इंटरेस्ट भी पे करना है, रेंट भी देना है, तो ये इससे क्या था, डिस्करेज होता था। लेकिन गवर्नमेंट ये लैंड रिफॉर्म्स पॉलिसी जब लाया तो इससे क्या हुआ, वो इंकरेज होना शुरू हुआ और ज्यादा प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया लैंड सीलिंग। तो लैंड सीलिंग याद रखिएगा। तो हम लोग क्या क्या देखे लैंड रिफॉर्म से, पहला देखे एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, इंटरमीडियरीज को हटाया गया, लैंड रिफॉर्म्स पॉलिसी लाया। तो दूसरा क्या था, फिक्सिंग ऑफ रेंट, रेंट को फिक्स कर दिया गया कि एक पार्टिकुलर पर्सन अपने पास कितना एरिया ऑफ लैंड रख सकता है। दूसरा था, थर्ड था कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कंसोलिडेशन मतलब जो पर्सन के पास अलग अलग एरिया ऑफ लैंड अलग अलग जगह अलॉट था, उसको उसमें कंसोलिडेशन लाया गया उस पर्सन। तो सर वो कैसे होता था, मान लीजिए कि मेरा जमीन, हमको 3 एकड़ जमीन एक ही जगह का अलॉट किया, तो उसका मालिक तो कोई और होगा, तो फिर उस केस में क्या करता, पर्सन मतलब पर्सन टू पर्सन, उसको ऐसा नहीं था कि मेरा उसमें कुछ लॉस होता था। जो 1 एकड़ जमीन कहीं और है वो हमको एक ही जगह मींस किसी एक पार्टिकुलर एरिया में वो लैंड अलॉट कर दिया, फिर किसी दूसरे पर्सन को मेरा जो लैंड एरिया जो दूसरे जगह था वो उस पर्सन को अलॉट कर दिया। ऐसे मतलब पर्सन टू पर्सन अलॉटिंग करना शुरू कर दिया, ताकि एक पर्सन का जमीन एक ही जगह हो। वैसे गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा था, और ऐसे क्या था, कंसोलिडेशन और प्लस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी रिड्यूस होता था। मीन्स जो भी लेबर हम यूज करेंगे, तो जितना लेबर हम इंप्लॉय कर रहे हैं, मान लीजिए एक ही जगह मेरा जमीन है, तो उसी लेबर में हम लोग सारा प्रोडक्शन कर सकते हैं। और ऐसे क्या होगा, अलग अलग जगह मेरा लैंड एरिया है, तो कुछ लेबर यहां इंप्लॉय करना पड़ेगा, फिर वहां के लिए अलग इंप्लॉय करना पड़ेगा, तो वहां पे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ज्यादा था, तो उसको कम करने के लिए ये चीज लाया गया। ठीक है, लैंड सीलिंग। नेक्स्ट देखिए, कोऑपरेटिव फार्मिंग, ये चीज इंपॉर्टेंट था। पहले क्या था, फार्मर्स को एक्सप्लॉइटेशन कैसे होता था, कुछ फार्मर्स थे किया कम प्राइस पे भी बेचने को रेडी हो जाते थे, कुछ फार्मर्स अपने क्रॉप्स को कम प्राइस पे भी बेचने को रेडी हो जाते थे अपने क्रॉप्स को, इसलिए वहां पे प्रॉफिट मतलब कुछ लॉस होता था। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब, कोऑपरेशन का मतलब क्या, एक साथ मिलकर फार्मिंग करना। मान लीजिए 10 फार्मर्स है, एक साथ मिलकर जो भी इनपुट्स यूज होगा प्रोडक्शन के लिए, मान लीजिए 10 फार्मर्स है, टोटल 10 फार्मर है, ठीक है, उनको अपने जमीन का खेती करना। ठीक है, तो 10 फार्मर्स एक साथ मिलकर जो भी इनपुट्स खरीदना है, साथ में मिलकर इनपुट्स खरीदेंगे। ठीक है, जो भी इनपुट्स प्रोडक्शन के लिए या फिर जो भी अपना आउटपुट है जो प्रोड्यूस है, उसको मार्केट में भी सेल करेंगे, तो एक कॉमन प्राइस पे। ऐसा नहीं कि हम 10 में से कोई एक, अगर मान लीजिए कोई सेलर कम प्राइस चार्ज कर रहा है, तो कोई एक रेडी होगा कि ठीक है कम प्राइस पे, तो वैसे क्या होगा, मतलब एकदम हम लोग क्या रहना है, एक साथ मिलकर फार्मिंग करना है, उससे क्या होगा, एक्सप्लॉइटेशन से भी बचेंगे। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग इज इनकरेज्ड टू इनहेंस बार्गेनिंग पावर ऑफ द स्मॉल होल्डर। जैसे जो पहले बताए थे कि पुअर फार्मर्स को एक्सप्लॉइट कैसे किया जाता था, उनके पास ना स्टोरेज फैसिलिटी था, ना ही ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, तो कोई जो ट्रेडर्स था वो बोलता था कि ठीक है भाई, हम तुमसे सारा सामान खरीद लेंगे, लेकिन हम इतना ही पैसा देंगे, कम पैसा में ही खरीदना चाह रहा था। तो वहां पे क्या होगा, लॉस होने से अच्छा है कि कम प्राइस में ही सेल कर दो। लेकिन कोऑपरेटिव फार्मिंग जब होगा तो कोई फार्मर्स कम प्राइस पे बेचने को रेडी नहीं होगा, नहीं, सब एक ही कॉमन प्राइस पे, तो उस तरह के फार्मिंग को बोलते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो वहां पे बार्गेनिंग होगा ही नहीं, ट्रेडर्स को खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा और कोई दूसरा फार्मर्स वहां है नहीं। जितना फार्मर्स एक साथ मिलकर, मान लीजिए कोई एक विलेज एरिया है, उस विलेज के सारे फार्मर्स अगर एक फिक्स प्राइस पे कमोडिटी सेल करने के लिए अगर अपने आप को स्टेबल रखें कि हम इसी प्राइस पे कमोडिटी सेल करेंगे, इससे कम में हम बेचना ही नहीं है, तो ट्रेडर्स वहां बार्गेनिंग कर ही नहीं पाएगा। बार्गेनिंग कब होता है, जब कोई एक रेडी हो गया कम पे बेचने को। तो ये चीज आया कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए भी, और प्लस गवर्नमेंट अपना मार्केट भी सेट कर दिया था, गवर्नमेंट मार्केटिंग। जैसे यहाँ पे चास में है ना, ब्लॉक में, वो ब्लॉक के पास जहां पे सरकारी सब जो गेहूं चावल और ये सब खरीदा जाता है, तो इस तरह का सब जगह होता है। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट मार्केट। गवर्नमेंट क्या होता है, अपने एक प्राइस फिक्स कर देता है, उस प्राइस पे कमोडिटी वो परचेज करता है, वहां एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता है। तो कहने का मतलब है लैंड रिफॉर्म्स में इतना सारा चेंजिंग लाया गया, ये सब लैंड रिफॉर्म्स में आया। पहला चीज क्या था सर, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। दूसरा क्या था, फिक्सिंग ऑफ रेंट। तीसरा क्या था सर, लैंड सीलिंग। फिर नेक्स्ट क्या हम लोग देखे, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। और लास्ट हम लोग देखें कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट लैंड रिफॉर्म्स आता है, और उससे भी इंपॉर्टेंट लैंड रिफॉर्म्स आता ही है,
साथ ही लैंड सीलिंग भी पूछता है। तो लैंड सीलिंग का मतलब याद रखिए, लैंड सीलिंग मतलब फिक्सिंग द स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ लैंड। एक पर्सन अपने पास कितना लैंड रख सकता है वो एरिया फिक्स करता चला गया गवर्नमेंट, दैट इज लैंड सीलिंग। ठीक है, याद रहेगा लैंड सीलिंग। चलिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। एक सेकंड, चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए हो गया कंप्लीट। ये हम लोग देखिए इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग को 3 रिफॉर्म्स पढ़ना था, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जिसको लैंड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, फिर हम लोग को देखना था टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स और जनरल रिफॉर्म्स। तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स खत्म कर दिए, चलिए अगला पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब आते हैं टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स में कि टेक्नोलॉजी में क्या क्या रिफॉर्म्स लाएगा, टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंजिंग लाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। ग्रीन रेवोल्यूशन जो व्हीट और राइस से रिलेटेड था। चलिए ध्यान से सुनिए, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स और टेक्निकल रिफॉर्म्स। क्या लिखा हुआ था, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाज वेरी लो। ये हम लोग पढ़े भी थे कि हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर में प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा लो था, और लो होने का जो सबसे मेन रीजन था वो था हमारा ओल्ड टेक्निक, ट्रेडिशनल टेक्निक यूज होता था। फर्टिलाइजर्स के बारे में लोगों को पता नहीं था, फर्टिलाइजर्स यूज करते थे, और ऐसे भी बहुत ज्यादा कॉस्ट मींस पुअर फार्मर्स एफोर्ड नहीं कर पाते थे, इसलिए फर्टिलाइजर्स और जो मॉडर्न मशीनरीज था वो सब एफोर्ड नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन लो होने का सबसे मेन रीजन था हमारे कंट्री में। इसमें रिफॉर्म्स क्या लाया गवर्नमेंट, द मेन रीजन फॉर दिस लो प्रोडक्टिविटी वाज द यूज ऑफ ओल्ड एंड आउटडेटेड टेक्नोलॉजी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, जो सबसे मेन रीजन था इस लो प्रोडक्टिविटी का वो क्या था, जो इस एग्रीकल्चरल सेक्टर में ओल्ड टेक्निक यूज होता था, ओल्ड और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, आउटडेटेड मतलब पुराना टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये मेन रीजन था। सो फॉलोइंग स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू अपग्रेड द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो क्या पॉलिसीज लाया गया वो हम लोग देखते हैं। देखिए क्या क्या था। सबसे पहला जो पॉलिसीज लाया गया था, सबसे पहला जो टेक्निकल रिफॉर्म्स आया था वो यूज ऑफ HYV सीड। HYV मींस हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड, जिसको हाइब्रिड सीड भी बोलते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, वैरायटी ऑफ सीड्स। याद रखिएगा, यील्डिंग का मतलब क्या होता है, प्रोडक्टिविटी। यील्डिंग का मतलब होता है प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी। वैसा सीड्स जो जिसको साइंटिफिक मेथड से बनाया गया, नेचुरल मेथड से नहीं प्रिपेयर होता है, इसको साइंटिफिक मेथड से इस सीड्स को प्रिपेयर किया जाता है। हाइब्रिड सीड्स जिसमें 2 या 2 से ज्यादा प्लांट्स का फीचर्स मिला हुआ रहता है, और उस सीड्स से सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि उससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता है। तो इसके बारे में, इसके यूज के बारे में फार्मर्स को इंकरेज किया जाने लगा कि HYV सीड्स या फिर हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का यूज करना शुरू करो तुम लोग। ठीक है, तो लिखा हुआ देखिए, सिंस 1965 हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैव रिप्लेस्ड द कन्वेंशनल वैरायटीज। HYV सीड्स especially relating to wheat, bajra, rice, maize, cotton, etc. have been led to a substantial rise in crop productivity.
दिस ब्रेक थ्रू इज पॉपुलरली नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन, इसी को हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं, याद रखिएगा। ग्रीन रेवोल्यूशन एक्चुअली आता है क्वेश्चन 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछा कि ग्रीन रेवोल्यूशन एक्चुअली में किससे कनेक्टेड था, तो ग्रीन रेवोल्यूशन इज कनेक्टेड विद द यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। ग्रीन रेवोल्यूशन का जो मेन फोकस था ना वो यही था कि फार्मर्स को इंकरेज किया जाए, ताकि वो, जैसे हमारा इकोनॉमी कैसा था, हम लोग फॉरेन कंट्रीज पे, यूएसए प्लस अमेरिका, ये सब पे व्हीट और राइस की इंपोर्ट के लिए डिपेंड थे। तो अपने कंट्री को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए क्या किया गया, ये पॉलिसी ग्रीन रेवोल्यूशन को ऑप्ट किया गया। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन को अपने कंट्री में मींस उस 5 ईयर प्लानिंग जब हुआ था उसमें ऑप्ट किया गया, ताकि फार्मर्स को इंकरेज किया जाए कि वो नेचुरल मींस साइंटिफिकली जो सीड प्रिपेयर हुआ है, HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, उसका यूज करे ताकि प्रोडक्शन, और इसका बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ था। इससे हमारा इकोनॉमी इतना ज्यादा प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया कि हम लोग को फिर इंपोर्ट करने का जरूरत नहीं पड़ा। तो पहला टेक्निकल रिफॉर्म्स क्या आया, पहला टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। ये इस सीड्स के यूज के बारे में फार्मर्स को बताया जाने लगा, तुम लोग HYV सीड्स का यूज करो। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्या आया सुनिए, दूसरा था यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। देखिए ये सब ग्रीन रेवोल्यूशन में एक्चुअली इंक्लूडेड है। पहले बताते कि पहले ट्रेडिशनल मेथड यूज होता था, ट्रेडिशनल मेथड कहने का मतलब मैन्योर्स यूज हो रहा है, ओल्ड टेक्निक यूज हो रहा है प्रोडक्शन के लिए, नेचुरल सीड्स यूज होता था, वहां पे कोई पेस्टिसाइड्स, कोई फर्टिलाइजर्स की। तो जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन या फिर जब टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स आया, उसमें इसी चीज को, इसी पॉलिसी को चेंज किया गया। और ज्यादा से ज्यादा कहने का मतलब है कि जो भी मॉडर्न टेक्निक है, इन प्लेस ऑफ ओल्ड टेक्निक, ओल्ड टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्निक का यूज किया जाने लगा। ठीक है, तो सबसे पहला था HYV सीड्स, दूसरा का यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स आर बीइंग इंक्रीजिंगली यूज्ड टू एनहांस प्रोडक्टिविटी। ठीक है, हम लोग मैन्योर्स ऑफ फर्टिलाइजर्स पढ़े भी है। ऐसे रियल में क्रॉप्स के लिए बेनिफिशियल या फिर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचा जाए तो मैन्योर्स का कोई मींस उससे कोई लॉस नहीं है, लेकिन फर्टिलाइजर्स होता है वो केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकली बनाया जाता है। लेकिन प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए फार्मर्स को इंकरेज किया जाने लगा फर्टिलाइजर्स के यूज के बारे में, कि फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाए। ठीक है, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज कंसीडरेबल इन, ये सब जितना भी चीजिंग है ना, ये सब हमारा टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स था। गवर्नमेंट जब मींस एग्रीकल्चरल सेक्टर में रिफॉर्म लाया, तो हम पहले बताएं, सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स लाया, लैंड पॉलिसी को चेंज किया जाने लगा, जिसमें लैंड सीलिंग था, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट, तो वो लैंड एरिया से रिलेटेड था। अब टेक्नोलॉजी में क्या चेंजिंग लाया गया, तो टेक्नोलॉजी में ये सब चीज लाया गया, फार्मर्स को इंकरेज किया जाने लगा कि वो HYV सीड्स का यूज करें। ठीक है, फर्टिलाइजर्स का यूज करें। नेक्स्ट, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, अपने क्रॉप्स को बचाने के लिए इंसेक्टिसाइड, तो ये इसका फिर बाद में डिमेरिट भी आया था। एक्चुअली ये सब फार्मर्स एफोर्ड नहीं कर पा रहा था, फर्टिलाइजर्स हो गया, HYV सीड्स हो गया, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स, क्योंकि जो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स होता है ना, जो हाइब्रिड सीड्स, वो नॉर्मल सीड्स से ज्यादा फर्टिलाइजर्स का उसमें जरूरत पड़ता है, और उसमें पेस्ट अटैक का मतलब इंसेक्ट से खराब होने का, उसमें डैमेज होने का ज्यादा डर रहता है। जो नेचुरल सीड्स होता है उससे ज्यादा कंजम्पशन, फर्टिलाइजर्स का ज्यादा कंजम्पशन HYV सीड्स में। मतलब सिंपल सी बात है, अगर हम HYV सीड से प्रोडक्शन कर रहे हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड से प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसका कॉस्ट ज्यादा आता था, उसमें खर्च ज्यादा आता था, तो हर फार्मर्स उसको अफोर्ड नहीं कर पाता था, जिसके लिए भी गवर्नमेंट, जो जनरल रिफॉर्म्स हम लोग पढ़ेंगे, गवर्नमेंट सब्सिडीज लाया, सब्सिडाइज रेट पे, कम प्राइस पे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये प्लस ये सीड्स, ये सब प्रोवाइड करना शुरू किया। फिर उसके बाद ये डैम्स, कैनाल्स बनाना शुरू किया ताकि इरिगेशन का फैसिलिटी उनको प्रोवाइड कर सके। तो ये सब है, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, क्रॉप प्रोटेक्शन, सॉरी। नेक्स्ट क्या, साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट। आप लोग क्रॉप रोटेशन सुने होगा, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन एक्चुअली क्या था, बदल, इस साल कोई और क्रॉप्स लगाएं, अगले साल फिर और, फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए। ये मेथड, ये ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था, एक ही लगातार, मान लीजिए अगर राइस का प्रोडक्शन करे या व्हीट का प्रोडक्शन करे, तो बस वही चीज लगाए जा रहे हैं। क्रॉप रोटेशन का पॉलिसी किसी को पता ही नहीं था। ठीक है, प्लस अब क्या है कि जो विलेज एरियाज में बहुत सारा ऐसा साइंटिफिक मैनेजमेंट, मतलब बहुत सारा ऐसा इंस्टीट्यूशन सेटअप हो गया है जो सॉइल का क्वालिटी चेक करता है कि सॉइल में कितना एसिड है, कितना बेस है। ठीक है, प्लस सब चीज का क्वालिटी चेक करने के बाद क्रॉप्स का क्वालिटी चेक करता है। तो कहने का मतलब इस तरह का अलग अलग इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट सेट किया ताकि फार्मर्स के लिए इजी हो सके ये जानना कि हमारे क्रॉप्स में कौन सा, हमारे लैंड में, हमारा जो लैंड है उसमें किस क्रॉप्स का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, उसमें फर्टिलिटी कितना, उसके फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सब, मतलब सॉइल का जो टेस्टिंग होता है, ये सब के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशन सेटअप किया गया।
तो साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस, स्ट्रेस हैज बीन पेड ऑन साइंटिफिक कल्टीवेशन एज अगेंस्ट कन्वेंशनल फार्म। कन्वेंशनल का मतलब ट्रेडिशनल। साइंटिफिक मेथड्स ऑफ फार्मिंग रिलेट टू सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड देयर क्वालिटी, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, रोटेशन अभी बताएं। इस साल मान लीजिए कोई और क्रॉप्स का प्रोडक्शन किए, अगले सीजन में कोई और क्रॉप्स का प्रोडक्शन, बदल बदल के जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते थे, जिसको ये हम लोग ज्योग्राफी में भी पढ़ा हुआ है या फिर साइंस में भी, ठीक है, क्लास 9 या 10 में। तो कहने का मतलब रोटेशन में हेल्प क्या चीज में करता है सर, ये फर्टिलिटी को मेंटेन करने में। तो ये सब टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स लाया गया हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में। याद रहेगा, पहला यूज ऑफ HYV सीड, दूसरा यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड ये साइंटिफिक मैनेजमेंट जो सेटअप किया गया। ठीक है, ये सब हमारा टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स था। तो इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लीजिए। कंप्लीट। चलिए इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। कंप्लीट। चलिए देखिए, दो तरह का रिफॉर्म्स पढ़े हम लोग, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स पढ़ लिए, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स देख लिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। तो हम लोग पढ़े इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में लैंड सीलिंग, एबोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट, जो जनरली लैंड एरिया से रिलेटेड था। ठीक है, अब हमारा था टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था। तो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स में जो मेन स्टेप्स लिया गया था वो था ग्रीन रेवोल्यूशन। और उस ग्रीन रेवोल्यूशन में था जैसे कि HYV सीड्स हम लोग यूज करेंगे, जो इसको हाइब्रिड सीड भी बोलते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे, पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स का यूज करेंगे, प्लस ये साइंटिफिक ये सब मैनेजमेंट है। चलिए अब देखते हैं मीनिंग ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। एक्चुअली ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए लिखा हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन रेफर्स टू द लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। अभी जैसे बताए थे हम लोग, ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, रेफर्स टू द लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन refers to the
refers to the large increase in production of food grains due to use of high yielding variety of seeds. 1 मार्क्स क्वेश्चन अगर आएगा इसको याद रखिएगा। तो ग्रीन रेवोल्यूशन एक्चुअली किससे कनेक्टेड था? तो यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। ग्रीन रेवोल्यूशन जो कनेक्टेड था वो था यूज ऑफ HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। इसमें फार्मर्स को प्रमोट किया, इंकरेज किया गया ताकि वो ज्यादा से ज्यादा HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज करें। ये इसका मेन मोटिव था, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या? ग्रीन रेवोल्यूशन रेफर्स टू द लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स ड्यू टू यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। ज्यादा से ज्यादा HYV सीड्स, ज्यादा से ज्यादा हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, ताकि इसका मेन पर्पस क्या था? टू मेक आवर इकोनॉमी सेल्फ रिलायंट, अपनी इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंट बनाना। जो मींस इंपोर्ट, हम लोग इंपोर्टेड गुड्स पे जो डिपेंड थे, जो अमेरिका और यूएसए से जो हम राइस और व्हीट परचेज कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे, वो डिपेंडेंसी मेरा खत्म हो जाए, इसके लिए ये रिफॉर्म्स लाया गया, ठीक है। और देखिए, याद रखिएगा, ये इस पर्सन का नाम MS स्वामीनाथन इज नोन एज द इंडियन फादर ऑफ ग्रीन। अच्छा, एक बात होती है, हम लोग पढ़े थे 5 ईयर प्लानिंग बताए थे, किसी को याद है हु वाज नोन एज द फादर आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग? आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग हम किसको बोलते हैं, किसी का याद है? हु वाज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग? कोई बताइए, हु वाज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग? आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग हम किसको बोलते हैं? आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग पीसी महालनोबिस। सही है, पीसी महालनोबिस। अच्छा, ये पीसी महालनोबिस जो आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग है, ये कौन मींस 5 ईयर प्लानिंग जब बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि ये हमारा क्या किए थे कि कोई एक 5 ईयर प्लान था, उसका मॉडल ये था। कौन सा 5 ईयर प्लान का मॉडल ये तैयार किए थे? कोई बताइए, कौन से 5 ईयर प्लान का मॉडल पीसी महालनोबिस तैयार किए थे? पीसी महालनोबिस कौन से 5 ईयर प्लान का मॉडल ये तैयार किए थे, बताइए। हाँ, सेकंड 5 ईयर। अच्छा, सेकंड 5 ईयर प्लान किससे रिलेटेड था? सेकंड 5 ईयर प्लान हमारा किससे रिलेटेड था? सेकंड 5 ईयर किससे रिलेटेड, किससे था? जैसे पहला, हाँ, इंडस्ट्रियल, वेरी गुड काजल, इंडस्ट्रियल। तो क्या, जैसे आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग हम लोग बोलते हैं पीसी महालनोबिस को, प्रशांत चंद्र, और उनके डेट ऑफ बर्थ पे कोई डे सेलिब्रेट किया जाता है। किसी को याद है कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? उनका डेट ऑफ बर्थ 29 जून, 29 जून को कोई डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, कोई डे सेलिब्रेट किया जाता है उनके डेट ऑफ बर्थ पे इंडिया में। याद है किसी को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं 29 जून को? हाँ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, वेरी गुड, याद रखना है, ठीक है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट करते हैं 29 जून को। तो याद रखना, हम लोग पढ़े क्या कि आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग पीसी महालनोबिस। वैसे ही अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हु वाज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन, इंडिया में फॉरेन कंट्री में तो आ चुका था, फॉरेन कंट्री में एडवांस टेक्निक और ये सब तो यूज कर रहे थे। इंडिया में ये ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए प्रमोट कौन किए थे, किनका कंट्रीब्यूशन था इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन लाने का? तो उनका नाम था ये MS स्वामीनाथन, याद रखिएगा। MS स्वामीनाथन इज नोन एज द इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, ये याद रखना है। MS स्वामीनाथन, देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या था? यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, और MS स्वामीनाथन को हम लोग बोलते हैं इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। MS स्वामीनाथन इज नोन एज द फादर ऑफ, MS स्वामीनाथन इज नोन एज द इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन किनका कंट्रीब्यूशन था? इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन लाने का जो कंट्रीब्यूशन है वो किनको जाता है? तो MS स्वामीनाथन, पर्सन का नाम याद रखिएगा, ठीक है। MS स्वामीनाथन, ही वाज नोन एज द इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, या फिर भी अगर पूछेगा कि वाज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो MS स्वामीनाथन नाम याद रखना, भूलना नहीं है, ठीक है। लिखा हुआ फॉर हिज लीडरशिप एंड सक्सेस इन इंट्रोड्यूसिंग एंड फर्दर डेवलपिंग हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ व्हीट इन इंडिया, ठीक है। वो मतलब इस सिस्टम को, HYV सीड्स और प्लस ग्रीन रेवोल्यूशन लाने का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है
वो इन्हीं को जाता है। ठीक, ये नाम याद रखना। तो हम लोग टेक्निकल रिफॉर्म्स देख लिए, ग्रीन रेवोल्यूशन देख लिए। अब बात है कि मेन रीजन क्या था एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आने का, मतलब एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन और वी कैन से दैट ग्रीन रेवोल्यूशन। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन और ग्रीन रेवोल्यूशन? ग्रीन रेवोल्यूशन वन वर्ड में अगर समझे तो क्या था? तो ग्रीन रेवोल्यूशन प्रमोट्स या इनकरेज द फार्मर्स for the use of high yielding variety of seeds. What is green revolution, sir? Green revolution promotes or encourage the farmers for to use high yielding variety of seeds. ठीक है, इसमें टेक्निकल रिफॉर्म्स क्या क्या लाया था? यूज ऑफ HYV सीड्स, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये सब हमारा टेक्नो, मतलब सिंपल सी बात है कि टेक्निकल रिफॉर्म्स में यही प्रमोट किया गया फार्मर्स को टू यूज मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न इंसेंटिव्स का यूज करें, मॉडर्न टेक्निक्स का यूज करें इन प्लेस ऑफ ओल्ड टेक्निक्स। ठीक है, चलिए, और ये हमारा टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स में ग्रीन रेवोल्यूशन टॉपिक का लॉन्ग क्वेश्चन आता है। क्या लिखा हुआ? मेन रीजन फॉर एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द मेन रीजन फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन या एक्सप्लेन द मेन रीजन फॉर एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, सेम आंसर है। ठीक है, तो लिखा हुआ एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन ऑकर्ड प्राइमरली ड्यू टू द मिराकल ऑफ न्यू वंडर सीड्स। एक चीज याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे लिखा होता है मिराकल सीड्स, मिराकल को बताता है जादू। ठीक है, जादू ही मिराकल सीड्स। तो मिराकल सीड्स किसको बोलते हैं सर? HYV सीड्स, मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, इसी को मिराकल सीड्स बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें प्रोडक्टिविटी, ज्यादा प्रोडक्शन का कैपेसिटी होता है। ठीक है, साइंटिफिकली ये प्रिपेयर किया जाता है, तो मिराकल सीड्स मतलब HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। तो लिखा हुआ एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन ऑकर्ड प्राइमरली ड्यू टू मिराकल ऑफ न्यू वंडर सीड्स which raised agricultural yield का मतलब प्रोडक्टिविटी पर एकड़ टू इनक्रेडिबल हाइट्स, जो कि क्या हुआ इस सीड्स के यूज के बेसिस पे क्या हुआ, हमारा जो प्रोडक्टिविटी था एग्रीकल्चर सेक्टर में वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया। और इसकी वजह से ही तो लाया गया था, क्योंकि इससे पहले बताए थे कि इंडिया जो था वो USA, अमेरिका ये सब पे डिपेंड था राइस और व्हीट के इंपोर्ट के लिए। लेकिन जैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ग्रीन रेवोल्यूशन में फार्मर्स को जब प्रमोट किया जाने लगा, इंकरेज किया जाने लगा कि ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का यूज करें, तो उसके बेसिस पे, उसकी मदद से क्या हो गया सर, उसके हेल्प से वो हम मींस हमारा जो प्रोडक्टिविटी था एग्रीकल्चर सेक्टर में वो इंक्रीज कर गया। ठीक है, तो लिखा हुआ दीज सीड्स कैन बी यूज्ड इन दोज प्लेसेस वेयर देयर आर एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई। सही बात है। इसके लिए पहले हमारा जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उसके लिए सबसे पहले गवर्नमेंट इरिगेशन फैसिलिटीज, वाटर सप्लाई फैसिलिटीज, इस चीज को इंप्रूव किया कि वो चीज इसमें जाई है। मतलब जैसे मानसून पे हम टोटली जो डिपेंड था फार्मर्स, उस केस में नहीं हो सकता था, इसको वाटर सप्लाई, ड्रेनेज फैसिलिटीज प्रॉपरली उसको मिलना चाहिए। ठीक है, एज कंपेयर टू अदर ऑर्डिनरी सीड्स, दीज सीड्स नीड हैवी डोजेज ऑफ केमिकल। पहले भी बताए थे कि ऑर्डिनरी जो सीड्स होता है उसके मुकाबले इसमें फर्टिलाइजर्स का कंजम्पशन ज्यादा होता है। देखिए, these seeds need heavy dosage of chemical fertilizers to get the largest possible। मतलब इसलिए तो बोले थे कि बहुत फार्मर्स इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि महंगा होता था, इतना कॉस्ट वो बियर नहीं कर पाता था। क्योंकि देखिए, एक तो ये सीड्स खरीदेंगे, परचेज करेंगे मार्केट से, उसका वैल्यू प्लस उसके लिए फर्टिलाइजर्स खरीदना पड़ेगा, उसके लिए इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स खरीदना पड़ेगा, तो ये इतना महंगा पड़ जाता था। इसलिए नहीं मींस फार्मर्स इसमें एंगेज नहीं होना चाहते थे। इसके लिए गवर्नमेंट क्या किया, इस पे गवर्नमेंट बहुत सारा सब्सिडीज देना प्रोवाइड किया। ठीक है, देखिए उसके बाद टू डिराइव बेनिफिट फ्रॉम HYV सीड्स इंडियन फार्मर्स नीड्स टू हैव रिलायबल। देखिए, इस फैसिलिटी के लिए इंडियन फार्मर्स के पास क्या क्या होना चाहिए? रिलायबल इरिगेशन फैसिलिटीज होना चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्स टू परचेज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स होना चाहिए। तो ये इसी चीज का तो कमी था फार्मर्स के पास। ठीक है, इरिगेशन के लिए कोई प्रॉपर फैसिलिटी नहीं था, प्लस फाइनेंशियल रिसोर्स का मतलब जो मनी प्रॉब्लम उन लोगों के पास होता था, और इसकी वजह से गवर्नमेंट फिर सब्सिडीज का पॉलिसी लाया, सब्सिडाइज रेट पे सीड्स, फर्टिलाइजर्स ये सब फार्मर्स को सप्लाई करना शुरू किया था। ठीक है, तो ये तो हम लोग देखें कि क्या क्यों जरूरत था एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन का। तो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन का सबसे ज्यादा जरूरत था टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, टू मेक आवर इकोनॉमी, टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड गुड्स। जो हम इंपोर्ट पे डिपेंड थे उस चीज को खत्म करने के लिए, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए ये ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया। ठीक है, चलिए इसका बेनिफिट्स जान लेते हैं। क्या बेनिफिट्स था ग्रीन रेवोल्यूशन का? ध्यान से देखिएगा, बेनिफिट्स, एडवांटेजेस और बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो द स्प्रेड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड इंडिया टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन, जैसा कि पहले बताए थे।
ठीक है, देखिए लिखा हुआ द स्प्रेड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड इंडिया टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन आने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन, सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। इंडिया वाज नो लॉन्गर एट द मर्सी ऑफ अमेरिका, है ना, पहले हमें अमेरिका यूएस ये सबसे इंपोर्ट करना पड़ता था, मर्सी ऑफ अमेरिका और एनी नेशन फॉर द फूड रिक्वायरमेंट्स। ग्रीन रेवोल्यूशन आने से पहले अपने पॉपुलेशन को फीड करने के लिए उतना प्रोडक्टिविटी होता नहीं था, जबकि मोर देन 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में डिपेंड था, पर उसके अनुसार प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज नहीं हो रहा था। ठीक है, क्योंकि ओल्ड टेक्निक यूज होता था, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर ही नहीं रहा था, और जिसकी वजह से हमें इंपोर्ट करना पड़ता था फॉरेन कंट्री से, और वो खत्म हुआ, वो रिड्यूस हुआ हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया। तो द अचीवमेंट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, क्या क्या अचीवमेंट्स है ग्रीन रेवोल्यूशन का, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला है अटेनेबल मार्केटेबल सरप्लस। सर मार्केटेबल सरप्लस का मतलब क्या होता है? मार्केटेबल सरप्लस याद रखिएगा, मार्केटेबल सरप्लस मतलब जब हम प्रोडक्शन जब कर रहे हैं, क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, और प्रोडक्शन सेल्फ कंजम्पशन के बाद जो सरप्लस अमाउंट मेरे पास बचे जिसको हम मार्केट में सेल कर सकते हैं। पहले क्या था, फार्मर्स प्रोडक्शन का मेन पर्पस क्या था, एग्रीकल्चर का मेन पर्पस सब्सिस्टेंस फार्मिंग, अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए फार्मिंग करता था जनरली फार्मर्स कल्टीवेशन करता था, मेन पर्पस क्या था सर, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए वो प्रोडक्शन करता था, मार्केट में सेल हो ही नहीं पाता था, जब नहीं सेल होता तब तो एब्रॉड से हमें इंपोर्ट करना पड़ जाता था। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद इतना ज्यादा प्रोडक्शन करना शुरू हो गया, मतलब प्रोडक्टिविटी इतना इंक्रीज हो गया कि फार्मर सेल्फ कंजम्पशन के बाद जो सरप्लस अमाउंट होगा उसको मार्केट में सेल कर सकता है, उसको वो मार्केट में सेल कर सकता है, दैट इज मार्केटेबल सरप्लस। देखिए लिखा हुआ है ग्रीन रेवोल्यूशन रिजल्टेड इन मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेबल सरप्लस रेफर्स टू, याद रखिएगा 1 मार्क्स में आता भी है, व्हाट इज मार्केटेबल सरप्लस? Marketable surplus refers to that part of agricultural produce which is sold in the market by the farmers after meeting their own consumption requirement. क्या है सर ग्रीन रेवोल्यूशन, सॉरी मार्केटेबल सरप्लस? तो मार्केटेबल सरप्लस refers to that part of agricultural produce which is sold in the market by the farmers after meeting their own consumption requirement. अपने सेल्फ कंजम्पशन के बाद जो सरप्लस अमाउंट को मार्केट में वो सेल कर सकते हैं, दैट इज नोन एज मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेबल सरप्लस का मतलब क्या है? सरप्लस में तो पता ही है, सरप्लस मतलब वर्ड जो है प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है। तो जितना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं अपने सेल्फ कंजम्पशन के बाद जो सरप्लस अमाउंट बच जाएगा जिसको मार्केट में सेल कर सकते हैं, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ। अब मींस प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होना शुरू हो गया, इंपोर्ट करने का हमें जरूरत नहीं पड़ता था, मार्केट मतलब हमारा जो फार्मर्स थे वो सरप्लस अमाउंट प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया कि सेल्फ कंजम्पशन के बाद भी वो मार्केट में सेल कर सके, इतना प्रोडक्शन होने लगा। ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन फॉर्चुनेटली अ गुड प्रोपोर्शन ऑफ राइस एंड व्हीट प्रोड्यूस्ड वाज सोल्ड बाय द फार्मर्स इन द मार्केट। सबसे बड़ा बेनिफिट आया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का पहला पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़ा सर? अटेनेबल मार्केटेबल सरप्लस, कि हम फार्मर्स इतना ज्यादा प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया कि वो सेल्फ कंजम्पशन के बाद उसको मार्केट में सेल भी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? बफर स्टॉक। सर बफर स्टॉक क्या होता है? तो गवर्नमेंट अपने पास जो स्टॉक ऑफ गुड्स मेंटेन करके रखता है ताकि फॉर शॉर्टेज के टाइम उसको यूज कर सके। जैसे अभी का जो सिचुएशन है तो गवर्नमेंट जो या फिर जो जैसे जनरली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो राइस और व्हीट डिस्ट्रीब्यूट करता है, या अभी के सिचुएशन में जो राशन ये सब गरीब लोगों को जो पहुंचा रहा है, तो ये कहां से वो गुड्स, गवर्नमेंट के पास वो गुड्स कहां से आया, वो ये जो भी फूड ग्रेन से कहां से आया, तो अपने पास वो गुड्स मींस मेंटेन करके रखता है, जिसको बोलते हैं बफर स्टॉक। मार्केट से सरप्लस अमाउंट गुड्स को परचेज करके अपने पास रखे रहता है ताकि उसको शॉर्टेज के टाइम यूज कर सके। तो सिंपल सी बात है, बफर स्टॉक हम मेंटेन कब कर पाएंगे? जब हमारा सेल्फ कंजम्पशन के बाद बचेगा तब। तो सेल्फ कंजम्पशन ही पूरा नहीं हो पा रहा, उसके लिए गवर्नमेंट को पहले क्या करना पड़ता था? इंपोर्ट करना पड़ जाता था। तो बफर स्टॉक कहां से मेंटेन हो पाएगा? लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन इसमें हमने हेल्प किया, इससे इतना स्टॉक ऑफ गुड्स हम प्रोड्यूस करने लगे कि हम अपने पास बफर स्टॉक मेंटेन करना शुरू करें। जैसे यहां पे देखिए एग्जांपल दिए बफर स्टॉक, ऐसे भी गवर्नमेंट बहुत सारा नेसेसरी गुड्स का, राइस, व्हीट, शुगर, ठीक है, और भी बहुत सारा पोटैटो और प्लस ऑनियन, बहुत मतलब एग्रीकल्चरल गुड्स का अपने पास स्टॉक ऑफ गुड्स मेंटेन करके रखता है ताकि उसको शॉर्टेज का टाइम उसको यूज कर सके। लिखा हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन इनेबल्ड द गवर्नमेंट टू प्रोक्योर मतलब प्रोड्यूस, ठीक है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स टू बिल्ड स्टॉक विच कुड बी यूज्ड इन टाइम्स ऑफ फूड शॉर्टेज, ताकि शॉर्टेज के टाइम उसको यूज कर सके। दिस इज कॉल्ड बफर स्टॉक। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था सर? मार्केटेबल सरप्लस। हमारा मार्केट जो था वो सरप्लस में था, हम इतना प्रोडक्शन करने लगे ताकि उसको सेल्फ कंजम्पशन के बाद मार्केट में सेल कर सके। सेकेंड, हम बफर स्टॉक भी मेंटेन करना शुरू कर दिए। और जो थर्ड पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा, बेनिफिट्स
टू लो इनकम ग्रुप्स। अब एक्चुअली क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ने लगा तो मार्केट में भी सप्लाई बढ़ गया। हम लोग सिंपल सी बात है, ये आपका क्लास 11 में माइक्रो इकोनॉमिक्स में था लास्ट चैप्टर प्राइस डिटर्मिनेशन। हम लोग क्या देखिएगा, डिमांड ज्यादा होगा तो प्राइस भी ज्यादा होगा। मार्केट में अगर डिमांड ज्यादा होगा तो प्राइस ज्यादा होगा। अब क्या होने लगा कि सरप्लस प्रोडक्शन होना शुरू हो गया, ठीक है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर गया तो मार्केट में सप्लाई बढ़ना शुरू हो गया। जब मार्केट में सप्लाई बढ़ना स्टार्ट होगा तो इसका उसका प्राइस अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। जब प्याज का स्कार्सिटी था तो प्याज का दाम बहुत ज्यादा था मार्केट में, जब वो मार्केट में प्याज सरप्लस ऑनियन आना शुरू हो गया, सप्लाई जब बढ़ गया तो प्राइस अपने आप रिड्यूस हो गया। तो इससे लो इनकम ग्रुप्स को बहुत बेनिफिट हुआ, जो कि हाई प्राइस देकर, ज्यादा प्राइस देकर जो गुड्स को खरीदना पड़ता था। क्यों खरीदना पड़ता था, मान लीजिए अब्रॉड से इंपोर्ट करके आया है गुड्स अपने कंट्री में, उसका तो प्राइस ज्यादा होगा ही, ठीक है। जो फार्मर से वो अपना प्रोडक्शन कर रहा है और अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए तो प्रोडक्शन कर ले रहा है, लेकिन जो फार्मर जो खेती नहीं कर रहा, जो टोटली डिपेंड है मार्केट पे, तो ज्यादा प्राइस में खरीदना पड़ता था, उसके ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा था। लेकिन जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, मार्केट में जब मार्केटेबल सरप्लस होना शुरू हो गया, ज्यादा प्रोडक्शन होना शुरू हो गया, तो वो क्या करना शुरू हो गया, सप्लाई बढ़ने की वजह से मार्केट में प्राइस भी घट गया, और प्राइस घटने की वजह से उस पर बर्डन भी कम पड़ा। जैसे लिखा हुआ है, एज लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ फूड ग्रेन्स वाज सोल्ड बाय द फार्मर्स इन द मार्केट, देयर प्राइसेस डिक्लाइंड रिलेटिव टू अदर आइटम्स ऑफ कंज्यूमर। उसका प्राइस धीरे धीरे, किसी चीज का भी सप्लाई बढ़ेगा तो मार्केट में उसका प्राइस घटना शुरू हो जाएगा। द लो इनकम ग्रुप्स हु स्पेंड अ लार्ज परसेंटेज ऑफ देयर इनकम ऑन फूड बेनिफिटेड फ्रॉम दिस डिक्लाइन इन रिलेटिव प्राइसेस। उनको सबसे बड़ा फायदा हुआ इस डिक्लाइनिंग से। तो ये सब हमारा पॉजिटिव इंपैक्ट था ग्रीन रेवोल्यूशन का, ठीक है। 3 है, अटेनेबल मार्केटेबल सरप्लस, बफर स्टॉक, और एक तीसरा क्या पड़े, बेनिफिट टू लो इनकम, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कल हम लोग को क्या डिस्कस करना है कि आखिर सर इस ग्रीन रेवोल्यूशन का, ये तो हम लोग पढ़ लिए बेनिफिट, पर इसके अलावा बहुत सारा ड्रॉबैक भी आया, ठीक है, बहुत सारा इसमें कमियां भी थी, बहुत सारा इसका डिसएडवांटेजेस भी था। वो हम लोग डिस्कस करेंगे कल के टॉपिक में कि इसका क्या क्या डिसएडवांटेजेस था, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स था। उससे पहले ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए टॉपिक का। तो एम एस स्वामीनाथन हो ही जाएगा, नाम याद है, यहां से लीजिए आराम से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अटेनिंग मीन्स फुलफिलिंग। अटेनिंग का मतलब होता है फुलफिलिंग। अटेनिंग का मतलब फुलफिलिंग, ठीक है। कल डिस्कस करेंगे ड्रॉबैक्स हम लोग, डिसएडवांटेज। ठीक है, तो आज हम लोग क्या डिस्कस किए आज हम लोग एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के बारे में देख रहे थे। इसी तरह हम लोग इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स भी पढ़ना है, पर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स ज्यादा बड़ा टॉपिक है, कल हम लोग डिस्कस करेंगे। इस एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स जब आया तो इंडस्ट्रियल ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या क्या बैड इंपैक्ट पड़ा, फिर सब्सिडीज को लेकर भी बताए थे बात। जब गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करना शुरू हुआ ना, सब्सिडीज प्रोवाइड करना शुरू किया, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स कम प्राइस पे जब सेल करना शुरू किया तो उसमें भी प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। तो उस पर हम लोग पढ़ेंगे क्या बेनिफिट था उसका, क्या लॉसेस था, वो कल हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आज जो टॉपिक पढ़ा है लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, अच्छे तरीके से लैंड रिफॉर्म्स क्या है, लैंड सीलिंग क्या है, ठीक है, फिक्सेशन ऑफ रेंट, ये सब अच्छा से एक बार पढ़ लेना, और जो भी दिक्कत होगा
को अपना कॉल करके या मैसेज करके पूछना, हम क्लियर कर देंगे। कोई भी अगर दिक्कत होगा कि सर ये टॉपिक हमको समझ में नहीं आया, फिर से समझा दीजिए, फिर से समझा देंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।